बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का फाइनल टर्म का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है AHN एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। और इस एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट फाइनल टर्म लेक्चर का आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इस यूनिट का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। ये कुछ चीज़ें, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हों। लिहाजा बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और ये एक पहला लेक्चर है और फर्स्ट यूनिट है फाइनल टर्म का AHN का, ठीक है। और इस यूनिट का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। इस यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो ये इस यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करना बड़ा लाजमी होता है ताकि एक ओवरव्यू आ जाता है माइंड में कि हमने टॉपिक के अंदर डिस्कस क्या करना है। तो डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिस्कस द काज, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है जी। डिस्कस द डायग्नोस्टिक, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, ब्लू डायमेंशन ऑफ डिसऑर्डर। इसमें हम जो मेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन कौन से, स्ट्रक्चर कौन से, उनके अंदर उनका फंक्शन क्या है उसको डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होती है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। उसके साइन सिम्टम क्या है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पर ये डिसऑर्डर दिए गए हैं, इनके हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। अप्लाई द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग असिस्टेंट इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ अ केयर प्रोवाइड टू द क्लाइंट विद मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। एक पेशेंट है जो मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के साथ है, तो उसकी किस तरह आपने असेसमेंट करनी है, किस तरह प्लानिंग करनी है, नर्सिंग केयर किस तरह प्रोवाइड करना है। यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर बयान किए गए हैं जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रोस्टेट एंड टेस्टिकुलर कैंसर एंड इनफर्टिलिटी। ये कुछ टर्म है, ये कुछ मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली है क्या। लेट्स स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, बेसिकली ये जो पीपीटी है PDF फॉर्म में है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करके हम डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो स्क्रोटम टू पार्ट्स, each contain a testis and epididymis and portion of the spermatic cord and was known as a vas deferens। अच्छा, अदरवाइज ये क्या कह रहे हैं अभी, ये एक कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी को उसके स्ट्रक्चर, उस चीज के हवाले से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कुछ स्ट्रक्चर है उनके हवाले से बात कर रही है कि स्क्रोटम, स्क्रोटम बेसिकली एक पाउच होता है, ठीक है। और इस पाउच के अंदर टेस्टिस होते हैं, एपिडाइडिमिस होता है और पोर्शन ऑफ द और वास डिफरेंस, मतलब स्पर्मेटिक कोड या वास डिफरेंस, ये तीन चीजें इसके अंदर मौजूद होती है। इसके साथ साथ कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि प्रोस्टेट है, सीमिनल विसल्स है और बल्बोयूथल ग्लैंड। ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ये एक्सेसरी ऑर्गन, एक्सेसरी स्ट्रक्चर कहलाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। और इसके साथ पेनिस। अभी यहाँ पर ये जो स्क्रूटम है इसको ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं एनाटॉमी में, आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा भी है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको टच देंगे ओवरव्यू का। ये टेस्टिस का काम क्या है, ये इसका काम है स्पर्म की प्रोडक्शन करना। एपिडाइडिमिस का काम क्या है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो इस टेस्टिस के ऊपर ही मौजूद होता है और इसका काम है एपिडाइडिमिस का, इसके अंदर बेसिकली स्पर्म जो होते हैं वो स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं। और वास डिफरेंस बेसिकली एक ट्यूब है जो एजुकुलेशन के दौरान ये क्या करता है, इस एपिडाइडिमिस से स्पर्म को लेता है और यूरेथ्रा तक लेकर आता है। ये एक बेसिकली एक रास्ता है वास डिफरेंस या स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है जी। तो ये एक स्क्रोटम के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद है और इन स्ट्रक्चर का फंक्शन ये है, ठीक है जी। इसी तरह ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिमिनल वेसल्स है और बल्बोयूथल ग्लैंड है, ये बेसिकली क्या कहते हैं, सिमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। और वो सिमिनल फ्लूइड क्या करता है, इस स्पर्म के साथ मिक्स होता है और फिर आगे एजुकुलेशन करता है, ठीक है, बाहर की तरफ निकलता है। तो इसका अलग अलग फंक्शन है, अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे। पेनिस की बात करिए, बेसिकली एक ट्यूब होती है, एक ग्लैंड होती है, ठीक ग्लैंड है, ठीक है, जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर ये यूरिनेशन का काम भी करता है, यूरिन भी इससे आउट होते हैं, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एजुकुलेशन का काम भी करता है। तो ये एक दो पैसेज वे है, पेनिस जो है ये एक दो पैसेज वे है।
एक तो यूरिन आउटपुट का पैसेजवे है और एक दूसरे सीमन का आउटपुट पैसेजवे है। तो ये बोथ पैसेजवे है, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास एक जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका नाम टेस्टिस है, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर ये जो यहाँ पर ए बी सी डी के नाम से पिक्चर के अंदर भी हाईलाइट हुए हैं, तो ये ए जो है ये एपिडाइडिमिस का हेड कहलाया जाता है। और ये दूसरी बात जो है, ये बी जो पोर्शन आप लोगों को नजर आ रहा है पिक्चर के अंदर, तो ये इसकी बॉडी कहलाई जाती है। फिर एंड में टिल है एंड वास डिफरेंस है। मैंने आपको पहले बताया है कि एपिडाइडिमिस का काम क्या है, जो टेस्टिस का काम है स्पर्म की प्रोडक्शन करना। फिर ये स्पर्म तो प्रोडक्शन हो गए, लेकिन ये स्पर्म स्टोर कहां होते हैं, मिच्योर कहां होते हैं, तो ये एपिडाइडिमिस के अंदर होते हैं। फिर एपिडाइडिमिस के अंदर तो स्टोर मिच्योर होते हैं, लेकिन जब ये इजुकुलेट होंगे, बाहर आएंगे, बाहर की तरफ मूव होंगे, तो एक रास्ते के जरिए जाएंगे, उस रास्ते को वास डिफरेंस कहा जाता है। तो ये एक नॉर्मल चीजें थी जो हमने ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं पहले भी। अच्छा जी, ये अभी उसके ऑर्गन के यहाँ पर क्लासिफिकेशन की गई है कि मेल रिप्रोडक्टिव की जो फिजियोलॉजी है उसका बयान किया गया है, जिससे कि एसेसरी ग्लैंड होते हैं। हमने ऊपर डिस्कस किया कि एसेसरी ग्लैंड हमारे पास क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है और सेमिनल वेसल्स है। तो ये एसेसरी ग्लैंड, इनका काम क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि सेमिनल फ्लूइड की सिक्रीशन करते हैं। 99% ऑफ सेमिनल फ्लूइड की जो सिक्रीशन होती है वो इन एसेसरी ग्लैंड से आती है। ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है इसके अंदर मौजूद क्या क्या चीज होते हैं, इसके अंदर म्यूकस मौजूद होता है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, बफर, एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन और जिंक, ये तमाम चीजें मिलकर के सेमिनल फ्लूइड बनाती है। ठीक है, ये तमाम चीजें क्या होती है, इस सेमिनल फ्लूइड के अंदर मौजूद होती है। अगर हम छोटे छोटे ओवरव्यू की बात करें, तो ये जो नीचे एसेसरी ग्लैंड लिखे ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसल्स एंड बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों एसेसरी ग्लैंड होते हैं। और ये तीनों क्या करती है, ये इस सेमिनल फ्लूइड को सिक्रीट करती है, और इस सेमिनल फ्लूइड के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद होती है। जैसे कि म्यूकस, अगर इस सेमिनल फ्लूइड के अंदर म्यूकस मौजूद होता है, तो म्यूकस क्या करता है, ये बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है। किस चीज को, जो स्पर्म आते हैं ना पीछे एपिडाइडिमिस से जो स्पर्म आते हैं, तो वो इसी के साथ ये सेमिनल फ्लूइड और वहां से स्पर्म ये आपस में मिलते हैं, और वहां से फिर ये बाहर की तरफ इजुकुलेट होते हैं। अच्छा, जहन में रखना, तो ये स्पर्म के साथ इस सेमिनल फ्लूइड का काम क्या है, बेसिकली ये सेमिनल फ्लूइड क्या करते हैं, इस स्पर्म के सेल जो होते हैं इनकी हिफाजत करते हैं, जिसे म्यूकस प्रोवाइड करते हैं। म्यूकस इसके अंदर मौजूद होता है इस सेमिनल वेसल फ्लूइड के अंदर। ये क्या कहते हैं, स्पर्म को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है ताकि स्पर्म इजीली मूव हो सके। वाटर होता है, वाटर क्या करता है, वो स्पर्म की मीडियम को मेंटेन करके रखता है। न्यूट्रिएंट्स के अंदर फ्रक्टोज होता है जो इस स्पर्म के सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इस सेमिनल फ्लूइड के अंदर बफर्स होते हैं। बफर्स का काम क्या है, वो क्या करते हैं, जो एसिडिटी लेवल होते हैं विजाना के अंदर, उसके एसिडिटी लेवल को डिक्रीज डाउन कर देते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम भी इस सेमिनल फ्लूइड के अंदर एंजाइम भी मौजूद होते हैं। इस एंजाइम का काम ये है कि ये क्या करता है, उस स्पर्म को क्या करता है, एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करता है एंजाइम। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इजीली जो सेमिनल जो सेमिनल फ्लूइड है या स्पर्म है, ये इजीली मूव होते हैं। और जिंक होता है, जिंक क्या करता है, इस स्पर्म को मैच्योर करने में और इसको स्टेबल करने में हेल्प करता है। तो ये सेमिनल फ्लूइड के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद होती है और इसका अलग अलग फंक्शन मौजूद होता है। ठीक है जी। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। अच्छा, फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ प्रोसीजर। मेल कंट्रीब्यूशन इज, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अपने फंक्शन भी होंगे। लेट्स फंक्शन की तरफ डिस्कस करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। देखो, सबसे पहले यहाँ पर डिलीवरी ऑफ द वैल्यूएबल स्पर्म इनटू द विजाना है। सबसे जो मेन फंक्शन है ना रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसका मेन फंक्शन है कि एक हेल्थी स्पर्म सेल्स को विजाना तक पहुंचाना। ठीक है जी। रिक्वायर द कॉम्प्लेक्स न्यूरल रिफ्लेक्सेस। लेकिन ये स्पर्म निकलते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, निकलते कैसे, विजाना तक कैसे पहुंचते, तो इन तमाम चीजों के लिए जरूरत होती है न्यूरल रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सेस होगी तब जाके ये एक्टिवेट होंगे और इजुकुलेट होंगे। फिर यहाँ पर बात है कि ये रिफ्लेक्सेस जो होती है, इस रिफ्लेक्सेस को लिए कोई स्टिमुलेशन तो चाहिए ना। तो अभी यहाँ पर मैं आपको पहले पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, आप लोगों को फिर समझ आएगा। Require the complex of neural reflexes. We start with the erection reflexes, which is the create change in the vascular condition
within the penile arterioles, initiated by the erotic stimuli, visual, auditory, and tactile and cerebral. The parasympathetic division of the ANS autonomic nervous system causes a vasodilation of the penile arterioles and the erectile tissue fill with the blood and create an erection. अभी यहाँ पर ये पूरा तरीका बताया कि भाई ये erection बेसिकली होती कैसी है। सबसे पहले क्या है कि भाई ये स्पर्म को बाहर निकलना फिर वजाना में जाना, इसके लिए क्या होता है, न्यूरो रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है। तो ये न्यूरो रिफ्लेक्सेस आती कहां से है, ये कैसे चेंजेस होती है, ये न्यूरो रिफ्लेक्सेस कैसे आती है? तो इस न्यूरो रिफ्लेक्सेस को आने के लिए सबसे पहले एरोटिक स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। जब एक मेल को विजुअली या ऑडिटरी या टच के जरिए या सिर्फ इन चीजों के जरिए कोई स्टिमुलेशन मिलती है, तो इन स्टिमुलेशन के नतीजे में क्या हो जाती है, जो न्यूरल रिफ्लेक्सेस होती है वो क्या होती है, स्टिमुलेट हो जाती है। जैसे न्यूरो रिफ्लेक्सेस स्टिमुलेट हो जाती है, उसके नतीजे में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या कर देता है, जो पेनस पिनल के जो आर्टरीज होते हैं उनको क्या, उनके अंदर जो आर्टरीज होते हैं उनको वेसोडाइलेट कर, उनको खोल देते हैं, उनके ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा खोल देता है। मैंने कहा जैसे स्टिमुलेशन मिलती है तो उस स्टिमुलेशन के नतीजे में क्या होता है, न्यूरो रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके नतीजे में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये एक्टिवेट। जैसे ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, पिनाइल ग्लैंड के जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज उनके वेसल्स को डायलेट कर देता है। जब उनके वेसल डायलेट होते हैं तो उनकी तरफ फ्लो ऑफ ब्लड क्या होता है, ज्यादा फ्लू ब्लड ज्यादा है। तो उस फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा जाने के नतीजे में होता है बेसिकली क्या है, जो पेनिस ग्लैंड होते हैं वो इरेक्टाइल हो जाता है। तो ये पहला एक तरीकाकार है कि इरेक्ट कैसे होता है। फिर इमेसिस और एजुकुलेशन ड्यूरिंग द क्लाइमेक्स। अभी इमेसिस कैसे होता है, ये स्पर्म जो है ये एपिडाइडमिस से यूरिथ्रा में कहां कैसे जाते हैं। दूसरी बात फिर ये एजुकुलेशन कैसे होती है उसके बारे में बताएं। इमेसिस इज द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द वास डिफरेंस इनटू यूरिथ्रा एडिंग अ सिमिलर फ्लूइड अलोंग द वे दिस इन अंडर ऑफ द स्पर्मेटिक कंट्रोल। देखो सिंपैथेटिक कंट्रोल, देखो जहन में रखना, ये जो इमेशन किसे कहते हैं, जब ये स्पर्म इनको स्टिमुलेशन मिल गई, तमाम चीज हो गई, फिर ये स्पर्म क्या होते हैं वहां से एक्टिवेट होते हैं और एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस के जरिए फिर जाते हैं यूरिथ्रा। जब ये यहां से वास डिफरेंस से निकलते हैं और जो एक्सेसरी ग्लैंड से जो सिग्नल फ्लूइड ये इसके साथ मिल जाता है और यूरिथ्रा तक आता है, तो ये जो मूवमेंट होती है यहां से वहां तक पहुंचने में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमिशन, और ये प्रोसेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल होता है। थर्ड पार्ट है एजुकुलेशन इन द एक्सपल्शन ऑफ द सीमन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मसल कंट्रक्शन इन द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। देखो दिस द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। फिर क्या कहते हैं, एजुकुलेशन किसे कहते हैं, जब स्पर्म यूरिथ्रा से बाहर निकलता है, एक्सपल्शन होती है, बाहर आता है स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉन्ट्रक्शन के जरिए, फिर बाहर निकलता है, ये बाहर निकल जाता है, इसी को हम बेसिकली एजुकुलेशन कहते हैं। और ये एजुकुलेशन की स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के जरिए कंट्रोल होती है और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ये कंट्रोल होती है। तो इसके अंदर हमने तीन चीजों के हवाले से काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अच्छा जी, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर बताई गई है, इस टर्मिनोलॉजी के हवाले से हम इसको डिस्कस करते हैं। कुछ मेल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, जैसे क्रिप्टोकैडिज्म। क्रिप्टोकैडिज्म किसे कहते हैं, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल डिफेक्ट इन अ मेल एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द फेलियर ऑफ वन और बोथ ऑफ द टेस्टिस डिसेंडिंग इनटू द स्क्रोटम। दिस स्क्रोटम का जो पाउच होता है ना, जब एक बच्चा एट बर्थ या पैदाइशी तौर पर क्या होता है, उसके जो एग्स होते हैं, मेल के जो एग्स होते हैं, ये जब प्रॉपरली उस पाउच के अंदर नहीं आते और ऊपर ही रह जाते हैं, ये भी एक जो कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम होती है, पैदाइशी एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर ये जब कोई बच्चा है जो पैदा होता है लेकिन उसके जो एग्स होते हैं, मेल के जो एग्स होते हैं, वो बेसिकली वो उस जो मेल के जो पाउच होते हैं स्क्रोटम, उस पाउच में नहीं आते, कॉन्जेनिटली नहीं आते, तो इस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोकैडिज्म कहलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या, ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस किसे कहते हैं, वे जब इस टेस्टिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्चाइटिस कहलाया जाता है। ठीक है, ये टेस्टिकुलर कंजेशन भी इसको कहते हैं, काज्ड बाय द पाइजेनिक या वायरल। ये बहुत देखो इसका बहुत सारी ये कॉन्जेनिटल
तो अलग बात है, लेकिन बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों की भी हो सकती है, मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कोई पैथोजिन की वजह से, कोई वायरल की वजह से, कोई ट्रामा वगैरह हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से टेस्टिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको ऑर्काइटिस कहलाया जाता है। इस टर्मिनोलॉजी से एमसीक्यूज आते हैं, ये ध्यान में रखना। वेजेक्टमी किसे कहलाई जाती है? ये एक मेल स्टेरिलाइजेशन होती है, लाइगेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस विच और विदाउट रिमूवल ऑफ द सेगमेंट ऑफ द वास टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। देखो, वेजेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, जो ट्यूब है, वास डिफरेंस का जो ट्यूब है, जिसका काम है स्पर्म को एपिडाइडमिस से लेकर जाना यूरेथ्रा तक, अगर सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए आप उस वास डिफरेंस को लाइगेशन कर दो, उसको बांध दो, बंद कर दो, या उस ट्यूब को ही हटा दो, तो इसके नतीजे में होता क्या है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजेक्टमी कहलाई जाती है। और इसकी नतीजे में होता क्या है, फिर जो मेल का जो स्पर्म है वो क्या है, यूरेथ्रा तक नहीं पहुंचता, जो टेस्टिस के अंदर ही रह जाता है, तो इसकी वजह से तो फिर क्या होती है, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है वो रुक जाता है। अच्छा, और ऑर्जेक्टमी किसे कहते हैं? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द वन और बोथ टेस्टिस, टेस्टिस को रिमूव करना ऑर्जेक्टमी कहलाया जाता है, ठीक है जी। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इन चीजों को आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रखना है। अच्छा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करते हैं। देखो, इरेक्टाइल कहते हैं ना स्टैंड होना, ठीक है, या सिंपल वर्ड्स अगर हम उसको कहते हैं खड़ा होना, इरेक्ट होना, ठीक है जी। कुछ चीजें इसको हम क्लियरली इसमें एक्सप्लेन करनी होती है, कोई शर्म वगैरह की बात है नहीं, क्योंकि ये मेडिकल चीज है और इसको एक्सप्लेन करना मेरा फर्ज है, ताकि मैं इसको क्लियरली आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है जी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस, ठीक है जी, इन द इनएबिलिटी टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्ट पेनिस। देखो, जब एक मेल है, ठीक है, एक तो जब उसकी एक एबिलिटी होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो अपने पेनिस ग्लैंड को एरेक्ट कर सके और उसको मेंटेन कर सके। जब एक शख्स इस एबिलिटी में फेल हो जाए, वो उसके एरेक्ट नहीं कर पाता, मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन जब उसे एरेक्ट करने में फेल हो जाए, इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहलाया जाता है, और उसको दूसरा नाम इंपॉर्टेंस भी कहा जाता है। अभी यहां पर काज बताया कि भाई ये क्यों होता है, तो दो काज है, एक पैथोजेनिक काज है, एक ऑर्गेनिक काज है, ध्यान में रखना। एक शख्स क्यों फेल होता है, अपने पेनिस को एरेक्ट करने में फेल क्यों होता है, उसको एरेक्ट करना या मेंटेन करने में फेल क्यों, दो रीजन हो सकते हैं, एक साइकोजेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। अच्छा, साइकोजेनिक किसे कहते हैं? एक शख्स एंजाइटी का शिकार है, फिटिक का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, और या कोई उसके ऊपर एक प्रेशर है कि भाई अपने सेक्सुअलिटी को आपने परफॉर्म करना है, उस प्रेशर की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, नेगेटिव बॉडी इमेज, वो अपने आप के हवाले से नेगेटिव सोचता है, एब्सेंस ऑफ डिजायर या प्राइवेसी कंसर्न। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, अगर इन वजूहात की वजह से एक शख्स अपनी जो पेनिस को एरेक्ट करने में या उसको मेंटेन करने में फेल होता है, दैट इज कॉल्ड साइकोजेनिक, ये कंडीशन होती है, एक ये वजूहात। दूसरी ऑर्गेनिक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ एक पेशेंट है, एंडोक्राइन डिजीज के साथ पेशेंट है, डायबिटीज के साथ है, पिट्यूटरी ट्यूमर के साथ है, टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी के साथ है, तो ये इनकी वजह से कैसे हो सकता है? एक माइंड में पॉइंट आ जाता है ना कि भाई ये क्यों हो सकता है इसकी वजह से। अगर एक मिसाल के तौर पर एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज का एक पेशेंट है जिसके ब्लड वेसल बिल्कुल नैरो होते हैं, आपको मैं बताता हूँ, एक नैरो पेशेंट है, ठीक है, जिसके ब्लड वेसल कमजोर है, बिल्कुल बारीक है, तो पेनिस के अंदर तब ये इरेक्ट होगा जब उसके अंदर फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा जाएगा। जब पेनिस के वेसल छोटे होंगे, बारीक होंगे, तो प्रॉपर्ली डायलेट नहीं होंगे, जब प्रॉपर्ली डायलेट नहीं होंगे, प्रॉपर्ली फ्लो ऑफ ब्लड नहीं जाएगा, जब प्रॉपर्ली फ्लो ऑफ ब्लड नहीं जाएगा तो पेशेंट के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार होगा। इसी तरह एंडोक्राइन की बात करते हैं, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, वो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज करता है, और वो हार्मोन क्या करता है, हमारी जो इरेक्टाइल सेंसेशन है उनमें हेल्प करता है। तो जब एक फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एक शख्स है, ठीक है, जिसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी डिफिशिएंसी है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये इरेक्टाइल को इरेक्ट करने में, पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करता है, सेंसेशन में हेल्प करता है। जब इसका लेवल कम होगा तो इसके नतीजे में भी क्या हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो ये दो काज है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, ठीक है जी। अच्छा जी, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के हवाले से कुछ प्रॉब्लम है। एक होती है प्री मैच्योर एजुकुलेशन। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एजुकुलेशन किसे कहते हैं, कि स्पर्म का जो भी मिक्सचर का फ्लूइड है उसका जब पेनिस ग्लैंड को वो एंड कर दे और उससे बाहर की तरफ निकले और बॉडी को
लेफ्ट करके बाहर की तरफ निकले, इसी को बेसिकली एजुकेशन कहलाया जाता है। प्रीमेच्योर प्रीमेच्योर एजुकेशन किसे कहते हैं? प्रीमेच्योर एजुकेशन इज डिफाइंड एज द occurrence of the ejaculation sooner than desired। देखो एक मिसाल के तौर पर प्रीमेच्योर एजुकेशन, सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि आपकी डिजायर है और वो डिजायर आने से पहले ही आप एजुकुलेट हो जाए। जो आपका जो डिजायर लेवल है, जो आपका एजुकुलेशन जिस टाइम पे हो उस एजुकुलेशन के टाइम से आपके डिजायर आने से पहले ही आप एजुकुलेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रीमेच्योर एजुकुलेशन। इसकी भी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। रेट्रोग्रेड एजुकेशन किसे कहते हैं? सीमन ट्रेवल टूवर्ड द ब्लडर एक और आफ्टर द प्रोस्टेट और द यूरेथ्रल सर्जरी। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है जिसको प्रोस्टेट या यूरेथ्रा की कोई सर्जरी की है और उसकी यूरेथ्रा सर्जरी, इन सर्जरी के बाद फॉर एग्जांपल उसका सीमन जो है वो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जब ये ट्रेवल कर रहा है ये बाहर की तरफ एजुकुलेट होने के बजाय और ये ब्लडर के अंदर एजुकुलेट हो जाए, ब्लडर की तरफ चले जाए सर्जरी के बाद, कोई वजूहात हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिट्रोग्रेड एजुकेशन कहलाया जाता है। प्रोलॉन्ग एजुकेशन या एनोर्गेस्मिक। प्रोलॉन्ग एजुकेशन किसे कहते हैं? देखो मिसाल के तौर पर अभी आपका एजुकुलेशन टाइम है लेकिन एजुकुलेट नहीं हो रहा, डिफरेंट वजूहात हो सकती है, लेकिन आपका जो डिजायर लेवल आ रहा है, सेंसेशन फील भी नहीं हो रहा है, सब चीजें हो रही है, लेकिन एजुकुलेट नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग एजुकुलेशन। लेकिन आपकी जो एजुकुलेशन टाइमिंग है उस एजुकेशन टाइम क्या होती है? वो लेट हो रही। तो ये भी एक मेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होती है। इस तरह प्रीमेच्योर एजुकुलेशन, रेट्रोग्रेड एजुकुलेशन और प्रोलॉन्ग एजुकुलेशन, तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, इन पॉइंट को जहन में लाजमी रखना। अच्छा जी, ये क्या है? पैराएब्सिज्म। पैराएब्सिज्म किसे कहते हैं? पैराएब्सिज्म persistent penile erection that may or may not be related to sexual stimulation, either form of a neural or a visceral cause, vasoactive agent that affect the central nervous system, antihypertensive या एंटीसाइकोटिक आल्सो का। देखो पैरा एपिज्म किसे कहते हैं? पैरा एपिज्म कहते हैं persistent penile erection। जो आपका पिनाइल ग्लैंड है, मेल का जो पिनाइल ग्लैंड है वो जब persistently इरेक्ट रहे, ठीक है, चाहे वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिले या सेक्सुअल स्टिमुलेशन ना मिले, लेकिन वो इरेक्ट ही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती है, या ऐसे आप मेडिसिन खाते हो, इसके क्यों होता है, इसकी वजूहात है। एक शख्स है जिसका पेनाइल ग्लैंड उसको सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, लेकिन बोथ ही कंडीशन में वो इरेक्ट है, पेनाइल ग्लैंड जो है वो इरेक्ट है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? एक शख्स है जो ऐसे मेडिसिन खा रहा है, जिसको वो ऐसे मेडिसिन खा रहा है, यहां पर जो लिखे ना वेसोएक्टिव एजेंट, वेसोएक्टिव एजेंट ऐसे ड्रग्स जो आपके वेसल्स को एक्टिव करते हैं, जो वेसल्स को डायलेट करते हैं। जब भी आपके ब्लड वेसल डायलेट होंगे, फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा आ जाएगा, तो उसके नतीजे में भी क्या हो सकता है? ये कंडीशन काज हो सकती है। या ऐसे कोई ड्रग, ऐसे शख्स है जो हाइपरटेंसिव की मेडिसिन बार बार इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हाइपरटेंसिव का मेडिसिन का काम क्या है? ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, जिससे ब्लड वेसल डायलेट होता है, फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा जाता है। जब फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा जाता है तो उसके नतीजे में वो भी इरेक्टाइल जो होगी, वो इरेक्टाइल पिनाइल जो होती है वो पर्सिस्टेंट इरेक्टाइल होगा। तो इस कंडीशन को पैराएपिज्म कहलाए जाते हैं, और ये इन वजूहात की वजह से हो सकता है, सम ड्रग्स की वजह से। अच्छा जी, अब यहां पर लिखा है कि प्रोस्टाइटिस किसे कहते हैं? अच्छा, प्रोस्टेटाइटिस, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को हम प्रोस्टेटाइटिस कहलाया जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड associated with the lower urinary tract symptom of the sexual discomfort and dysfunction, most common urological condition in men younger than 50 year of age। देखो ये जो प्रोस्टेटाइटिस है, ये क्यों, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, सिंपल ध्यान में रखना। तो ये इन्फ्लेमेशन जो है ये मुख्तलिफ वजूहात, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, या यूरिन रिलेटेड कोई सिम्टम हो या कोई डिस्कम्फर्ट हो, उनके नतीजे में ये हो सकती है। लेकिन ये प्रोस्टेट जो है ये कॉमन है, जब इंसान एज के साथ बढ़ता जाता है तो उसके साथ ये कॉमन है कि ये इंसान को प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। लेकिन जब एक शख्स को प्रोस्टेटाइटिस हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसको कुछ सिम्टम भी जाहिर हो जाते हैं,
जैसे कि उसको सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट भी होता है, डिसफंक्शन भी होते हैं, यूरिन प्रॉपर्ली बार बार आता है, अर्जेंसी फील होती है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स ये है कि भाई अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम प्रोस्टेटिस कहलाया जाता है, और इसकी वजूहात भी आपको बता दी। कुछ काज है, ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसके बैक्टीरिया की वजह से, फंजाई की वजह से, माइकोप्लाज्म की वजह से, खासतौर पर इकोलाई। ये एमसीक्यूज पॉइंट ध्यान में रखना, ज्यादातर यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, वो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल इकोलाई होती है उनकी वजह से होता है। अच्छा, कुछ और भी माइक्रोब्स के नाम भी है, जैसे क्लेबिसिला एंड प्रोटियस स्पीशीज एंड आल्सो फाउंड, इनकी वजह से भी हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोलोनाइज इन द यूरिनरी ट्रैक्ट दैट अ सेकंड टू द प्रोस्टेट एंड अल्टीमेटली काज ऑफ इन्फेक्शन। या कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी जो भी यूटीआई है, जो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर कॉलोनी बनाए और फिर आपको उसको इन्फेक्टेड कर दे प्रोस्टेट ग्लैंड को। तो मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन की, जो हमने काफ़ी चीज़ों के हवाले से डिस्कस कर लिया, काफ़ी माइक्रोब्स के हवाले से। अच्छा जी, अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, अगर शख्स से जो प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन के साथ है तो उसको कोई क्लिनिकल साइंस सिम्टम भी होंगे, उन साइंस सिम्टम के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, लाजमी बात है जब आपको इन्फेक्शन होगा तो आपको फीवर भी हो सकता है अचानक से, डिस्यूरिया हो सकता है, यूरिन पास करने के दौरान आपको जलन भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, और जो आपका पेरिनियल प्रोस्टेटिक पेन है, जो डायमंड एरिया है पेरिनियम का, उस वहाँ पर आपको पेन भी हो सकता है, आपको यूरिन की फ्रिक्वेंसी भी फील हो सकती है, बार बार यूरिन भी फील हो सकता है आना, अर्जेंसी भी हो सकती है, यूरिन पे आपके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता, इस तरह भी हो सकता है, हेजिडेंसी भी हो सकती है, जैसे कि आप यूरिन पास करते हो लेकिन यूरिन पास करने में आपको तकलीफ होती है, नेक्टूरिया हो सकता है, रात को टाइम बार बार आपको यूरिन के लिए उठना पड़ता है। तो ये मुख्तलिफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड के, अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन है और उसके साथ ये बहुत सारे ये मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। अच्छा, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की बात करते हैं तो पेशेंट विद द एफेब्राइल नॉर्मल यूरिन एनालिसिस, ठीक है, अगर अगर एक पेशेंट है, ठीक है, वो उसको फीवर वगैरह नहीं है और उसकी यूरिन एनालिसिस भी नॉर्मल है, तो आप उसको सिंपल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स आप तब देंगे, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जिसको भाई उसका फीवर भी है, यूरिन एनालिसिस भी उसका सही नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह आ रहा है, तो आप उसके साथ इन्फ्लेमेशन के साथ एंटीबायोटिक्स भी वगैरह दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में बहुत सारे सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ सकते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन के ग्रुप्स जो है, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप है, ये भी आप पेशेंट को दे सकते हो अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट आता है बैक्टीरियल कल्चर के अंदर। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दे सकते हैं जैसे कि तिमसोलिन, टू प्रमोट अ ब्लडर एंड प्रोस्टेट रिलैक्सेशन। ये क्या करती है, ये अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर हम क्यों देते हैं, टिमसोलिन के नाम से एक मेडिकेशन आती है, ताकि जो ब्लडर है वो क्या हो सके, वो रिलैक्स हो सके, और प्रोस्टेट प्रोस्टेट जो है उसकी जो टिश्यू वो भी रिलैक्स हो सके, और जो ब्लडर के अंदर जो यूरिन स्टोर होता है वो प्रॉपर स्टोर हो और प्रॉपर सी रिलैक्स होकर बाहर की तरफ निकल सके। अच्छा जी, कुछ टीचिंग केयर है, इसके हवाले से टीचिंग पेशेंट सेल्फ केयर, वे कंप्लीट एंड प्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक्स कोर्स। भाई पेशेंट को अपने सेल्फ केयर के हवाले से बताना है कि भाई आपने क्या करना है, जो भी एंटीबायोटिक कोर्स है आपने उस एंटीबायोटिक कोर्स को प्रॉपरली आपने जितने दिन का आना है आपने इस्तेमाल करना है, स्ट्रेस बाथ भी लेने हैं, ठीक है, 10 to 20 मिनट्स, ताकि आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स रहे, और इनकरेज द फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड के लिए पेशेंट को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड वो पिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा जो माइक्रोब्स है वो भी उसके साथ आउट हो सके। अवॉइड फूड एंड फ्लूइड विद द डायूरेटिक्स एक्शन, ऐसे फ्लूइड, ऐसी चीज़ें जो यूरिन को आउटपुट में रुकावट देती है, और ऐसी खुराक, ऐसे फ्लूइड जो आपके प्रोस्टेट की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है, तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, जैसे कि अल्कोहल, टी या चॉकलेट वगैरह इस तरह चीज़ें हो गई, ठीक है।
और suprapubic catheter may be necessary for a severe urinary retention. फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्लार्जमेंट ज़्यादा हो जाए तो उस ज़्यादा इन्लार्जमेंट होने की वजह से यूरिन क्या हो जाता है, रिटेंशन काज हो जाती है, यूरिन प्रॉपरली बाहर नहीं जाता। तो फिर आपने क्या कहते हैं, कैथेटर का भी इस्तेमाल करना है ताकि यूरिन का जो रिटेंशन है वो वापस आ सके। अवॉइड द सेक्सुअल अराउजल एंड द इंटरकोर्स ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जब अगर फॉर एग्जांपल एक्यूट इन्फ्लेमेशन है आपके, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फ्लेम है और ज़्यादा मसला है, तो आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं करना है ताकि इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, और सेक्सुअल अराउजल से भी आपने अवॉइड करना है ताकि आपकी जो तकलीफ है वो मजीद बढ़ ना सके। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अभी प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया किसे कहते हैं, इन चीज़ों के हम हवाले से भी डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट लेक्चर के लिए।